हाँ जी, जय हिंद ऑल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। So good morning all, good morning, Jai Hind. Hope each one of you are doing great. चलिए भाई, जल्दी से आप बताइए जो सभी लोग मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं। बताइए। So all of you who have joined me in the session. जय हिंद प्रिंस, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर, वॉइस और वीडियो क्लियर है? वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं? क्लियर है। जय हिंद प्रिंस। चलिए, तो आज का ये सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत मजेदार और बहुत जरूरी टॉपिक, ठीक है, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा गया। ठीक, अब एग्जाम में अगर बात की जाए तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हर बार एग्जाम का टॉपिक है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक से ही तकरीबन 2 सवाल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं। ठीक, पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मेंशन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये सवाल ये उठता है कि इसे हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं, इन्हें हम मौलिक क्यों बोलते हैं? मौलिक। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं, इन्हें हमें फंडामेंटल बोलने के पीछे एक प्रमुख कारण क्या है कि हमारे देश का जो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहा जाता है, वो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब हमारे देश का अगर एक मौलिक कानून कुछ है तो वो है भारत का संविधान। ठीक, और बाद में भी अगर देश में कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो उसी मौलिक कानून को ध्यान में रखते हुए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रखते हुए, उसे सेटिस्फाई करते हुए बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है, और ये अधिकार देता है, ये कानून देता है, पर सिर्फ इन्हें खास तौर से क्यों फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत कानून देता है, बहुत अधिकार देता है लोगों को। ठीक, अब ये जो अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, उन अधिकारों को, ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे देश में एक अधिकार दिया गया कि हर व्यक्ति को, आर्टिकल 326 कहता है कि वोटिंग का अधिकार है। ठीक, पर अगर आपको कोई वोट ना डालने दे, ठीक है, या वोट डालने से रोके, आपको अलाउ ना किया जाए, तो आप कहां जाएंगे? आप कोर्ट के पास तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप पहले कहीं पुलिस के पास गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए, उनसे आपने अप्रोच किया। ठीक है, बट ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो,
ठीक है, उल्लंघन हो तो आप देश के सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वहां पर जा सकते हैं। क्लियर? तो ये उन सेट्स है, ये वो राइट्स है जिन्हें हमारे देश का फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर असेंशियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ राइट्स। ठीक है, अब सवाल यह है कि भाई देश में अब जब इतने कानून बनाए जाते हैं, संविधान इतने अधिकार देता है, ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स को अलग से क्यों डाला गया है? ठीक है, या ऐसी क्या कोई भारी चीज है जो हमें फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से मिल रही है? ठीक, तो यहां आप देखिएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये हमें एक और खास अधिकार देते हैं। ठीक है, क्या है वो अधिकार? कि हमारा जो देश है, ठीक, उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ठीक, अब आप देखिए कि डेमोक्रेसी का क्या फायदा है। आप ये सोचेंगे अरे सर डेमोक्रेसी का की बात है कि हम अपना नेता खुद चुन लेते हैं। भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात क्या है हमारे देश में कि हर व्यक्ति को अपनी बात को जाहिर करने का अधिकार है। ठीक, अपनी बात कहने का, अपनी बात बोल देने का अधिकार है। चाहे आपकी बात सरकार के कानून के विरुद्ध हो फिर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना जो एक ओपिनियन है उसे जाहिर करने का अधिकार है। ठीक है, उसे सबके सामने रखने का अधिकार है। तो अगर ये लोकतंत्र देश में मजबूत हुआ है तो वो किसकी वजह से मजबूत हुआ है? वो फंडामेंटल राइट्स की वजह से मजबूत हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसे बनाए रखने में फंडामेंटल राइट्स का बहुत भारी योगदान है। ठीक, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मैग्ना कार्टा का मतलब एक सर्वोच्च दस्तावेज, एक सर्वोच्च डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो हमारे देश में क्या हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है आए कैसे? ठीक है, तो हमारे देश में हम लोग देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रिंसिपल है, ठीक है, इवन दो ये तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया। ठीक, बट एक चीज अगर आप ये देखते हैं कि इंग्लैंड में 1215 में, ठीक है, सबसे पहले कुछ ऐसे अधिकारों की बात की गई। ठीक है, और चार्टर ऑफ राइट्स जो था वहां के 1215 में किंग जॉन ने इंग्लैंड में इशू किया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो थी वो पहली बार यहां पर लाई गई। ठीक, अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स आप ये देखेंगे कि इसमें फंडामेंटल राइट्स में बहुत ऐसे प्रावधान जो हैं वो संविधान में दिए गए। ठीक है, चलिए, जय हिंद शैली जी, जय हिंद। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ठीक है, अब जहां आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो तो डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो तो डिफाइन करते हैं, वो तो सिर्फ डेफिनेशन देते हैं। ठीक, वहीं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 के बीच में जो एक्चुअल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो मेंशन किए गए हैं। ठीक, और इसके बाद आर्टिकल 33 से आर्टिकल 35 जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये कुछ इनेबलिंग क्लॉज हैं। इनेबलिंग क्लॉज का मतलब है कि ये इनेबल करते हैं,
अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं, जैसे 33 में जो सर्विस पर्सनल्स हैं उन्हें दिया गया। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के जो स्कोप है उनकी बात की गई, किसके ऊपर इनका ज्यूरिसडिक्शन है उसकी बात की गई। तो यह सभी चीजें, बट ये जो आर्टिकल 14 से 32 है ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आखिर क्या हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मेंशन है राइट टू इक्वालिटी। क्लियर, राइट टू इक्वालिटी जो है, ठीक है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार। ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो राइट टू फ्रीडम है इसे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे देश के संविधान में बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, क्योंकि ये जो राइट टू फ्रीडम है ये असेंशियली बात करता है स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 23, 24, ठीक, ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कि शोषण ना हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 ये बात करता है धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है ये बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की। ठीक, और आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है संवैधानिक उपचार, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाए तो उनका क्या उपचार है, उनका क्या निवारण है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में मेंशन किया गया। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे सर ये क्या हुआ, 29, 30 के बाद सीधा 32 आया। ठीक, तो आर्टिकल 31 जो है वो हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक, और इसे फिर एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंडर। क्लियर, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट नहीं है। ठीक, तो ये आप देखिए कि कितनी जरूरत, हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनके प्रिंसिपल्स को अब तय किया गया है। ठीक है, तो बहुत जरूरी ये प्रावधान है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक, अच्छा, अब दूसरा सवाल हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें किस प्रकार से मेंशन किया गया। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें किसी प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक, तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में देश में लागू किए जाएंगे। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं। ठीक है, मतलब ये आपको हर परिस्थिति में नहीं मिलते, ये आपको कुछ सेलेक्टिव जो परिस्थितियां हैं उनमें मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार से, ठीक है, रोक लगाई जा सकती है। ओके, और ये जो रोक है वो
लगाएगी सरकार या किसी कानूनी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल आप लोग पूछेंगे कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसका कई बार ये बोला गया कि ये नेगेटिव राइट्स है। क्यों नेगेटिव राइट्स क्यों बोले गए भैया? क्योंकि ये तो भैया अगर सिटीजन्स को लगे, सिटीजन्स को तो ये लगेगा भाई ये तो सब जो है बड़े पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं, पर ये नेगेटिव राइट्स है। ठीक है, इन्हें नेगेटिव राइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो राइट्स है ये कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस अपने साथ लेकर आते हैं। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब है कि यहां पर जो व्यक्ति है उसे तवज्जो दी गई है, उसे इंपॉर्टेंस दी गई है, और सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उन्हें हर परिस्थिति में इसे लागू करवाने की कोशिश करनी है। ठीक, क्लियर? तो इसीलिए इन्हें बोला गया, जैसा मैंने पहले बताया, कि ये परमानेंट सेट ऑफ राइट्स नहीं है, नॉट परमानेंट, दैट इज द पार्लियामेंट कैन रिपील और अमेंड देम बट ओनली बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? अच्छा, अब ये परमानेंट भी नहीं है, इन्हें पार्लियामेंट चाहे तो बदल भी सकता है, ठीक है, पर पार्लियामेंट अपनी मनमर्जी से नहीं बदलेगा इसे। ठीक है, पार्लियामेंट इन्हें सिर्फ बदल सकता है ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, कि और संवैधानिक संशोधन से इन्हें बदला जा सकता है जब जरूरत पड़े, और उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि अपने मन से हो जाए, उसमें कोई भी चीज जो है वो चेंज करने के लिए पहले संसद में ड्यूली उसे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, अब आर्टिकल 12 जो है वो यहां पर बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में वो बताता है कि ये जो शब्द है स्टेट, इसका क्या मतलब है। ठीक है, कि ये जो शब्द है स्टेट, इसका क्या मतलब है। तो ये जो शब्द है फंडामेंटल राइट्स, ठीक, उसकी एक खास बात यह है कि वहां पर जो इंप्लीकेशन है वो स्टेट के ऊपर लगाई गई है, जो उसमें अधिकार है, जो रोक है, वो स्टेट वर्ड के ऊपर, स्टेट वर्ड उसके लिए मेंशन किया गया है। क्लियर? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 कहता है कि जहां भी फंडामेंटल राइट्स में वर्ड स्टेट का इस्तेमाल किया गया है तो वो वर्ड यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो वर्ड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और वो जो शब्द है एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कि ऐसे कोई भी संस्थान, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी समूह, ग्रुप जो किसी भी प्रकार से समाज के ऊपर अधिकार रखे, उन सभी के लिए ये स्टेट शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? तो ये वर्ड स्टेट जहां भी आए इसका मतलब है कि वहां पर हर प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसे मान लिया जाएगा। जैसे कई बार आप लोग बात करते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि भैया तुम क्या कर रहे हो? सर हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो आम भाषा में किसी भी ऐसे चीज को जो यूनियन गवर्नमेंट के अधीन आती हो या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती हो या किसी प्रकार से गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन हो, तो हम उसे कह देते हैं ना कि गवर्नमेंट। ठीक है, कि सर गवर्नमेंट जॉब बोल दिया गया। तो ऐसे ही यहां पर जो ये स्टेट वर्ड है, ये आम भाषा में, ठीक है, हम जिस भी चीज को गवर्नमेंट बोल दें, ठीक है, हर उस व्यक्ति, उस डिपार्टमेंट, हर उस समूह के ऊपर ये लागू हो जाएगा फंडामेंटल राइट। क्लियर? ओके, अब अगली चीज यहां पर आती है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, ठीक है, अब ये आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक और बात करता है। ठीक, तो जहां देखिए आर्टिकल 12 ने तो डिफाइन करा, आर्टिकल 13 ने ये बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाए, ठीक है, और वो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो या संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट
उसे कैंसिल कर सकता है और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट all laws that are inconsistent with fundamental rights shall be declared null and void। क्लियर? तो सभी ऐसे कानून जो है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो, ठीक है, उन कानूनों को शून्य, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और इस चीज में आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है केशवानंद भारती केस में, ठीक है, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। क्लियर? अच्छा, अब खास बात आप देखिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके अगर हम फीचर्स की बात करें, आप देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की बात करें, तो ये फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, इन्हें मैं दोबारा से आपको बहुत उससे समझाता हूं कि दीज आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो ही इन्हें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इन्हें लीगली प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए कि दीज आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन विद इन दी टेरिटरी। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं कि जो कुछ ग्रुप्स को दिए गए हैं। क्लियर? तो इंडिविजुअल और ग्रुप्स सभी के लिए ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से उन्हें दर्शाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है, इन्हें बदला भी जा सकता है। ठीक है, इनमें संशोधन भी किया जा सकता है, इन्हें बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। क्लियर? और इनके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, अगली चीज, दीज आर जस्टिसिएबल राइट्स। ठीक है, जस्टिसिएबल राइट्स का मतलब है कि दे अलाउ पर्संस टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट। ठीक है, कि ये जो है ये व्यक्तियों को ये अधिकार देते हैं कि आप इनके उल्लंघन की स्थिति में कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर इनका वॉयलेशन हो। क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें गारंटी भी किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं इन्हें इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में इन्हें रोका भी जा सकता है। ठीक है, पर ये जो रोका इन्हें गया है, ठीक है, उन्हें आप एक चीज समझिएगा कि सारे आर्टिकल जो है वो खत्म किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा सभी को यहां पर रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहां जैसे मैंने बताया कि इनके ऊपर रोक, काफी चीजें लगाई जा सकती हैं, तो ये सभी जो प्रावधान हैं इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से राइट्स हैं, कैसे शुरू होते हैं, ये भी हम सभी चीजें देखते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बार आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, क्लियर? अब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स which are available to all citizens and
फॉरेनर्स। ठीक है, ऐसे फंडामेंटल राइट जो भारत में सबको दिए जाते हैं, चाहे कोई विदेशी भारत में हो या भारत का व्यक्ति भारत में हो, सबको ये दिए गए। क्लियर? तो वो कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, सॉरी नहीं, आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 29 और 30। क्लियर? सो 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर? ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो देश में सभी को दिए जाते हैं, मतलब भारत की टेरिटरी में। ठीक है, नहीं ये तो ओनली सिटीजन, सॉरी, अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। ठीक है, तो इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है कि राइट टू इक्वालिटी की। क्लियर? यहां इक्वालिटी की बात की गई, यहां इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात की गई। ठीक है, यहां राइट टू फ्रीडम की बात की गई, यहां कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई। ठीक है, तो यहां लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को बचाना, और यहां पर माइनॉरिटीज का अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना जो है, ये अधिकार दिए गए हैं। क्लियर? इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति विशेष को लागू किए जाएंगे, बट ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर अगली चीज हम लोग देखते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो यहां पर दिया गया है। ठीक, अब राइट टू इक्वालिटी बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहां पर यह बात की गई कि इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है? ठीक है, कि हमारे देश में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार कैसे दिया जाएगा? ठीक है, कि हमारे देश में दी स्टेट, ये जो सरकार है, वो किसी से समानता का अधिकार नहीं छीन सकती। क्लियर? तो यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉज दी गई और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दी गई, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। ठीक है, और हर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा बराबरी से दी जाएगी। ठीक, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और इन गुड्स एक्सेप्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ सच अ लॉ विच इज एस्टैब्लिश्ड ऑर्डिनरीली इन अ लीगल मैनर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है, ठीक है, उन्हें रोका नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के जो अधिकार है उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा, उसे पनिश नहीं किया जाएगा अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, तो हर व्यक्ति के जो कानून है उन्हें सिर्फ उल्लंघन की स्थिति में रोक सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, इसके अलावा ऑल पर्संस are subjected to the ordinary law of the land without any distinction of rank or position, and all are subject to jurisdiction of ordinary courts. Clear? तो यहां पर क्या है कि हर व्यक्ति जो है उसे देश का जो एक समान कानून है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है, ठीक है, जो हमारे देश का कानून है, हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता उसके किसी रैंक के आधार पर, उसकी पोजीशन के आधार पर। ठीक है, एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। क्लियर? तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है उन्हीं का ज्यूरिसडिक्शन यहां पर दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें कुछ और चीजें भी देता है, जैसे रूल ऑफ लॉ। अब हमारे देश में ना एक बहुत बढ़िया चीज बोली गई
कि कानून सर्वोच्च है, कानून बनाने वाला सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, हमारे देश में कोई राजा की तो प्रथा है नहीं कि राजा ने जो कानून बना दिया वो कानून माना जाएगा। ठीक है, बट हमारे देश में जो कानून है उसे हर प्रकार से सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। क्लियर? तो हमारे देश में जो कानून है वो देश को चलाता है, ना कि कोई कानून बनाने वाला व्यक्ति। ठीक, अगली चीज आती है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है, और तीसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। क्लियर, कि हर व्यक्ति के कानूनों को बराबर परिस्थिति में बचाकर रखा जाएगा। क्लियर, तो ये जो सभी चीजें हैं वो हमें समझनी है कि किस प्रकार से यहां पर कानून को बचाते हैं, कानून को संभाल के रखा जाता है और कानून का हर प्रकार से उल्लंघन से भी उसे रोका जाता है। ठीक, अच्छा, अब आर्टिकल 14 ने ये तो कह दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्लियर, कि सब व्यक्ति लोगों के कानूनों को बराबरी से बचाया जाएगा। ठीक है, पर हमारे देश में कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इक्वल प्रोटेक्शन है वो नहीं दी जा सकती। ठीक है, और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, उपवाद। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नर्स, क्लियर, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, कि मतलब ये जो है, ठीक है, ओके, यहां पर आप देखिए कि यहां पर आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। मतलब भारत में राष्ट्रपति और गवर्नर जो है, ठीक है, उन्होंने अपने पद पर, अपने जब वो राष्ट्रपति थे या गवर्नर थे किसी राज्य के, उस समय पर रहते हुए उन्होंने कोई भी काम किया हो, ठीक है, कोई भी उन्होंने जुर्म किया हो, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आर्टिकल 361 ए जो है वो कहता है कि नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन अकर फॉर अ पर्सन फॉर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर ये जो व्यक्ति हैं इन्हें किसी भी प्रकार से, ठीक है, संसद के इनके साथ जो संबंध है, ठीक है, उन्हें भी क्या काम इन्होंने क्या लिया, क्या एक्शन इन्होंने लिया, उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, अगली चीज आती है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी पनिश फॉर एनीथिंग डन इन दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो है, ठीक है, तो आर्टिकल 105 जो है वो तो एमपीज के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, और आर्टिकल 194 जो है वो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। क्लियर, तो वो जो अधिकार है वो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो अधिकार है वो दिए गए हैं। क्लियर, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जो वियना कन्वेंशन है उनके तहत किया गया है कि नो फॉरेन डिप्लोमेट और यूएन ऑफिशियल्स, ठीक है, कैन बी पनिश्ड इन दी कंट्री वेयर दे आर सर्विंग। मतलब अगर आप देखते हैं ना कि कोई अमेरिका का दूत भारत में आया, ठीक है, एम्बेसडर भारत में आया, ठीक, और उसने भारत में कोई जुर्म कर दिया, ठीक, तो किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई भारत में नहीं की जा सकती। ठीक, ऐसे ही भारत के लोगों के लिए भी है। अगर भारत का कोई ऑफिशियल है, ठीक है, एम्बेसडर है, किसी दूसरी कंट्री में गया, क्लियर, तो उसे भी वहां इम्यूनिटीज, उसे भी वहां पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो दी जाएंगी, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई वहां पर नहीं की जा सकती। क्लियर, तो ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने के क्या क्या ये प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। क्लियर, ठीक, तो आर्टिकल 14 ने बात करी राइट टू इक्वालिटी की। क्लियर, पर उसका जो अगला फंडामेंटल राइट आता है वो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
क्लियर। अब आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक। अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये कहता है कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, ठीक है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ, जहां जन्म हुआ है, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर, इस बेसिस पर किसी से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहां पर एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल 15 में दिया गया। इट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? अब यहां पर आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हो सकता है तो वो महिलाओं का और बच्चों का होता है, ठीक है, और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लोगों का हो सकता है, ठीक। तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ एक्सेप्शंस देता है, ठीक। तो अब आप यहां देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आप कई बार बस में या मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और आप वहां पर कहते हैं कि जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक। अब आप कहते हैं कि भैया ये सर, ये जो हमने तो देखा है कि सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये महिलाओं के लिए जो सीट्स आरक्षित की गई हैं, ठीक है, ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेस पे तो कोई भेदभाव नहीं हो सकता, पर यहां पर तो भेदभाव किया जाता है। क्लियर? बट उसका जवाब क्या है? आर्टिकल 15 का सेक्शन 3, ठीक है। अब ये आर्टिकल 15 का सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि क्योंकि महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनका शोषण बहुत ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं और वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं कहलाया जाएगा। क्लियर? वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं कहलाया जाएगा अगर उसमें किसी भी प्रकार से प्रावधान जो है वो बनाए जाए। क्लियर? तो अब आप ये ध्यान रखिए कि यहां पर ये बस, मेट्रो, ये जो सभी प्रोविजंस है वो आर्टिकल 15 का अगर लिटरली देखा जाए तो वॉयलेशन है, बट वो अलाउड है आर्टिकल 15 के सेक्शन 3 के अंडर। क्लियर? इसी के साथ साथ आप कई बार देखते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर हम जब गवर्नमेंट जॉब्स का फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, कि आप कहीं भी कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कोई फीस नहीं होती एससी, एसटी और विमेन के लिए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए सर कोई फीस नहीं लेते। तो सर ये तो वॉयलेशन है, ठीक है, कि कास्ट के आधार पर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 में कि सरकार को यह अधिकार है, ठीक है, कि वो जो सामाजिक तौर पर या शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कानून बना सकता है। क्लियर? तो आर्टिकल 15 का 4th सेक्शन ये अलाउ करता है सरकार को कि वो कानून बना सकता है जो पिछड़ी हुई जातियां, पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए। क्लियर? सो दिस इज हाउ दीज प्रोविजंस वर्क। किस प्रकार से काम करते हैं? वो इस प्रकार से काम करते हैं, ठीक। चलिए अब यहां पर अगली जो चीज आती है,
ठीक है, यहां पर अगली जो चीज आती है वो यहां पर तत्काल प्रभाव से क्या बोली गई है, ठीक है, वो देखिए आप। आर्टिकल 16 अगला आता है, ठीक है। आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, अब वो यहां पर क्या बात करता है, ठीक, आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 15 ने कहा है हर प्रकार से भेदभाव जो है उसे रोका जाएगा, ठीक। आर्टिकल 16 ने क्या कहा कि भेदभाव सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मींस सिर्फ सरकारी नौकरी जो है उसमें भेदभाव पे रोक लगाई जाएगी, बाकियों में भेदभाव पे रोक नहीं है। इन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करी है, कोई प्राइवेट की किसी बात नहीं की। क्लियर। तो अब इन्होंने कहा कि ये जो अधिकार है इट इज अगेन एंजॉयड ओनली बाय द सिटीजंस, ओके, एंड इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। क्लियर। तो ये जो अधिकार है ये भी सरकार के खिलाफ लगाया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता, ठीक। अब ये आर्टिकल 16 कहता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, जो सरकार है, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट। क्लियर। तो यहां पर जो ये भारतीय संविधान है, ठीक है, वो कहता है कि इन आधारों पर ही सिर्फ किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लेने से रोका नहीं जा सकता, ठीक। अब यहां पर इसका भी एक्सेप्शन इसी में दिया गया। आर्टिकल 16 कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ठीक है, कि वो कुछ ऐसा लॉ बना सकता है जिसमें रेजिडेंस जो है वो एक प्रावधान बन जाए नौकरी के लिए, ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन। क्लियर। इन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 कहता है कि ये एक इनेबलिंग क्लॉज है, इट इनेबल्स द स्टेट, ये भी सरकार को अधिकार देता है कि वो बाय लॉ कानून बना सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए कानून बन सकता है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए वर्ग, ठीक है, और यहां पर एससीज और एसटीज के लिए। क्लियर। और आप देख सकते हैं कि अब तो ये जो प्रावधान है वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू कर दिए गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर। तो ये आप देखिए ये भी एक बहुत जरूरी लॉ है, ठीक है, ये भी बहुत एक जरूरी प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ठीक है। सो दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ओके। तो अब अच्छा, अब आप एक चीज समझिए कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 उनके क्या क्या प्रोविजंस है, उनसे क्या क्या जरूरी चीजें बताई गई हैं, ये आप सभी को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर कई बार एक सवाल आता है, जैसे आप लोगों के ना एग्जाम में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, चलो अभी पहले ये वाला बताता हूं उसके बाद, क्योंकि और थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा फिर, ठीक है। चलो अब यहां पर हमने देखा 15 इज फॉर जनरल, ओके, और 16 जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स। क्लियर। अब यहां पर आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। आपने पहले पुराने समय पर क्या होता था कि लोग भेदभाव करते थे जाति के आधार पर, ठीक है। अब आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक, कि यहां पर इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म shall be punishable in accordance to the law। क्लियर। आप अगर छुआछूत करोगे, आप भेदभाव करोगे, आपने किसी कह दिया कि नहीं भैया ये मेरा, आप एक दूसरी कास्ट के हो और दूसरा व्यक्ति अलग कास्ट का है, आपने कह दिया नहीं भाई तू ये मेरा पेन नहीं छू सकता, ठीक है, तेरी जाति अलग है, ठीक। तो ये जाति के आधार पर जो भेदभाव है,
ठीक है, ये एक जुर्म है। ठीक, अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये तो कहीं बताया नहीं गया। क्लियर? तो मैसूर हाईकोर्ट जो है उसने इस वर्ड को डिफाइन किया। ठीक है, मैसूर हाईकोर्ट का कहना है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का मतलब है कि किसी भी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को सामाजिक तौर पर इसलिए निष्कासित करो क्योंकि उसका जन्म किसी जाति में हुआ है। ठीक, कि अगर आपने ये कह दिया सामाजिक तौर पे नहीं भाई तू ये काम नहीं कर सकता, तो वो अनटचेबिलिटी है। ठीक है, वो इसमें तय किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 17 जो है, ठीक है, वो आर्टिकल 17 कई चीजों को कवर करता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ डिटेल इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए आप अस्पताल में नहीं जा सकते, आप ये शिक्षा नहीं ले सकते, आप ये होटल में नहीं बैठ सकते, आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते, ये सब जो है, ठीक है, ये यहाँ पर अनटचेबिलिटी में काउंट किया जाएगा। क्लियर? और आप एक खास बात हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी ये है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में छुआछूत प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया और उसके ऊपर यह जुर्म सिद्ध हो गया, तो वो व्यक्ति भारत में कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी प्रावधान है कि अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को, ठीक है, भेदभाव करते हुए पाया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक, अच्छा, अब यहां ये जो हमारे पहले सेट थे राइट्स के, राइट टू इक्वालिटी, इनका आखिरी राइट आता है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, अब ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या है? ठीक, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आपने पुराने समय पर जब भी आप कोई सीरियल देखते हैं, सीरीज आप देखते हैं, कोई मूवी आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय पर, मुगलों के समय पर लोगों को अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं नूरे तख्त, जिल्ले इलाही, शहंशाहों के शहंशाह, ठीक है, ये आप कह रहे हो किसी को ये महाराज, किसी को कहा जा रहा है कि ये पटवारी। ओके, तो नाम के आगे जोड़ दिया गया। ठीक है, क्लियर? खाने खानान, तो ये जो टाइटल थे, ये टाइटल किसी व्यक्ति को राजा खुश होकर देता था। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी वेदर अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन। क्लियर? तो किसी भी प्रकार से यहां पर किसी भी व्यक्ति को यह टाइटल नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सरकार किसी को कोई भी टाइटल नहीं दे सकती। क्लियर? अब यहां पर अगली चीज बोली गई कि ये जो टाइटल है इनमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन दिया गया है मिलिट्री टाइटल और एजुकेशनल टाइटल्स को। ठीक है, अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम कई बार किसी की भी बात करते हैं, अब आप लोग जैसे फ्यूचर आप ऑफिसर बनोगे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आप लोग ऑफिसर बनोगे। ठीक है, तो ऑफिसर बनने के बाद आपको रैंक मिल गई। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी आपने देखा कि थोड़े दिन पहले जो एक्सियम 4 मिशन में गए थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, उन्हें अभी शौर्य चक्र दिया गया 26 जनवरी पर। ठीक है, तो अब कहीं भी वो जाते हैं तो उनका नाम कैसे बोला जाता है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शौर्य चक्र, अशोक चक्र, सॉरी, अशोक चक्र दिया गया उन्हें। शौर्य चक्र तो ग्रुप कैप्टन नायर को था। ठीक है, कीर्ति चक्र था उन्हें। ठीक है, तो ये गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ठीक, तो उन्हें अशोक चक्र दिया गया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ठीक, अब वो कहीं भी जाते हैं तो ये कहा जा रहा है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र। तो कुछ लोग कह सकते हैं अरे पर सर सरकार तो कह रही थी टाइटल नहीं दे सकते। नहीं, तो हमारे यहां आर्टिकल 18 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि कोई मिलिट्री टाइटल हो या एजुकेशनल टाइटल हो वो दिया जा सकता है। ठीक है, और वो व्यक्ति अपने नाम के साथ उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, आप देखते हैं कि कोई पुराने पुराने भी जो आर्मी ऑफिसर हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है, तो रिटायर के बाद भी वो अपने नाम के आगे कर्नल, अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर, अपने नाम के आगे एयर कॉमोडोर, एयर मार्शल लिखते रहते हैं।
ठीक, तो क्यों है, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो मिलिट्री टाइटल है वो इन्होंने अर्जित किया है क्योंकि इन्होंने देश की सेवा करी है, इन्होंने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करी है और उसकी वजह से उन्हें ये टाइटल दिया जाता है। ठीक, अगली चीज, अगला है एजुकेशनल टाइटल्स। ठीक है, अब एजुकेशनल टाइटल्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अगर इंजीनियरिंग की हुई है, आप अपना नाम लिख सकते हैं कि इंजीनियर अमित कुमार, इंजीनियर प्रिंस यादव, इंजीनियर शैली, ठीक है, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर वीरेश, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग अपने नाम के आगे एजुकेशनल टाइटल लगा सकते हैं। ठीक, कई बार आप लोग देखते हैं, लोग लिखते हैं कि डॉक्टर प्रिंस यादव गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आप, क्योंकि ये आपने कुछ मेहनत से अर्जित किया है। ठीक, अब यहां पर यह कहा गया कि इट प्रोहिबिट्स एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम रिसीविंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट, हाउएवर इंडियन सिटीजन आर फ्री टू रिसीव एनी अवार्ड फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। क्लियर, तो भारत में कोई राज्य भी किसी को ऐसे टाइटल नहीं दे सकता। ठीक है, पर दूसरा देश दे सकता है, दूसरे देश को अगर जरूरत लगती है। क्लियर, अब यहां पर यह बोला गया इट प्रोहिबिट्स एनी फॉरेनर in the office of profit from accepting any title, award, etc. from any foreign state without permission of president. Clear? अब कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, वो भारत में किसी सरकारी जिम्मेदारी को संभाल रहा है अगर, ठीक है, तो ऐसे केस में उसे दूसरा देश भी कोई टाइटल नहीं दे सकता। क्लियर, और अगर दूसरे देश उसे कोई टाइटल देगा तो उसे भारत के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर, तो ये भी कुछ जो प्रावधान है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। क्लियर, क्लियर, तो ये कुछ बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को भारत रत्न दिया गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि सचिन कहीं भी जाएंगे और वो अपना नाम बोलेंगे, उनसे कोई पूछे जी आप कौन, वो बोलेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो अधिकार है, ये अधिकार सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स को दिया गया है, इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को यह टाइटल इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो अभी तक हमने बेसिक जो है वो देखे फंडामेंटल राइट्स, और उसके अलावा पहला जो राइट टू इक्वालिटी है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कोई डाउट इसमें हो तो प्लीज बताइए, बताइए भाई, कोई डाउट किसी प्रकार का? बताओ भाई। बताइए भाई, कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? बताइए भाई, कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। क्लियर, अगले सेशन में और आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 19 ऑनवर्ड्स हम लोग कवर करेंगे। क्लियर, चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।